नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उच्चतम न्यायालय के कल हम लोग जहाँ तक देखे थे उससे आगे आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि उच्चतम न्यायालय के संबंध में उसका कुछ ऐतिहासिक बातों पर कल हम लोग चर्चा किए थे, तो आज उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। उच्चतम न्यायालय के संबंध में कल हम लोगों ने देखा था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में कलकत्ता से हटाकर दिल्ली में फेडरल न्यायालय संघीय कोर्ट की स्थापना की गई। मतलब क्या, वह सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि उसके निर्णय के खिलाफ आप प्रिवी काउंसिल जा सकते थे। प्रिवी काउंसिल मतलब लंदन जो है वह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत फेडरल कोर्ट की जो स्थापना की गई वह की गई 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी को। बाद में चलकर 28 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब देश मेरा आज़ाद हो गया, जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूर्ण रूप से कहने का मतलब क्या है कि भारत का जो संविधान है वह 2 चरणों में लागू हुआ। एक हुआ 26 नवंबर को, उस दिन भारतीय संविधान का कुल 16 अनुच्छेद लागू हुआ। बाकी मतलब क्या, पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। और फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। फेडरल कोर्ट का पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर, और फेडरल कोर्ट के अंतिम मुख्य न्यायाधीश व उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया या हरिलाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट के 2 ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए हैं अभी तक जिनकी मृत्यु या जिनका निधन पद पे रहते हुए हुआ। कौन? तो हरिलाल जे कानिया और सबसियाची मुखर्जी। ये 2 ऐसे चीफ जस्टिस हैं जिनकी मृत्यु, जिनका निधन पद पे रहते हुए, मतलब कि उनके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई। वर्तमान समय में भारत में अभी तक 1950 से लेकर 12 अगस्त 2020 तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस अभी तक नहीं बनी है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीवी। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में 3 महिला हैं, इंदु मल्होत्रा, आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी, जो जस्टिस के पद पे हैं, ना कि चीफ जस्टिस के पद पर। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, या राष्ट्रपति के नज़र में विधिवेत्ता या कानून का ज्ञाता होना चाहिए। यह है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता है। वकील के कोटे से अभी तक सबसे पहले एस.एम. सीकरी साहब, वह पहले ऐसे न्यायाधीश जो वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने, और इंदु मल्होत्रा जो भी हाल ही में बनी है, वह भी इसी वकील के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला है। अभी तक वर्तमान समय तक राष्ट्रपति के नज़र में विधिवेत्ता वाला जो योग्यता है, उस योग्यता के द्वारा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश नहीं बने हैं। आज हम लोग उससे आगे चलते अपॉइंटमेंट मतलब क्या, नियुक्ति के संबंध में आज हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों का ध्यान सिर्फ अनुच्छेद 124 पे ही चल रहा है। योग्यता का चर्चा, योग्यता को अर्हता भी बोला जाता है, उसका चर्चा भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में ही किया गया है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो चर्चा है, उसका चर्चा भी आर्टिकल 124 सब क्लोज 2 मतलब क्या, अनुच्छेद 124 के 2 में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के संबंध में बतलाया गया है। होता क्या था पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, तो डायरेक्ट सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करते हैं, तो सीधा आंसर होगा प्रेसिडेंट। मतलब क्या, राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। यहीं पर लिखा गया है
सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के संबंध में ऐसा बतलाया गया है कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मतलब क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिन्हें वो आवश्यक समझे, मतलब क्या जिन्हें, मतलब क्या जिस हाई कोर्ट के न्यायाधीश से वो आवश्यक समझे, उनसे वो परामर्श कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना कहाँ तक सही है। लेकिन वास्तव में संविधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेज और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जिन्हें राष्ट्रपति उचित समझे, मतलब क्या जिनसे वो परामर्श करना आवश्यक समझे, उनसे उन्हें परामर्श करना चाहिए। दूसरी बात वहीं पर लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति आवश्यक, वहां अवश्य था, यहाँ आवश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे। तो पहली बात हम लोग लिखेंगे क्या, तो हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद 124 सब क्लोज 2 के तहत, अनुच्छेद 124 2 के तहत राष्ट्रपति, अनुच्छेद 124 2 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय जिनसे वो अवश्य समझे, जिनसे वो आवश्यक समझे, परामर्श करेंगे। नेक्स्ट उसी में लिखेंगे हम लोग उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति आवश्यक रूप से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति आवश्यक रूप से न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए या न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में, न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में परामर्श करेंगे। तो इन बातों का चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है। तो हम लोग देख रहे थे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य था राष्ट्रपति महोदय को। हुआ क्या, 1950 से लेकर लगभग 1983 तक, 1950 से लेकर 1983 तक क्या चल रहा था वहां पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मतलब क्या CJI के द्वारा सुलझाए गए या सुझाव दिए गए, CJI के द्वारा सुझाव दिए गए नाम को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। लेकिन 1982 में SP गुप्ता बनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब क्या SP गुप्ता बनाम भारत सन 1982। इस मामला में हुआ क्या था, तो राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट की बहुत सारे न्यायाधीश को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया अपने मन से, मतलब क्या चीफ जस्टिस साहब बोले और हाई कोर्ट की बहुत सारे न्यायाधीश को ट्रांसफर कर दिया गया। तो SP गुप्ता नामक व्यक्ति ने इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट गया
और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर, सुप्रीम कोर्ट एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ निर्णय पर यह कहा था कि जो अब मतलब क्या राष्ट्रपति के द्वारा जो किया गया है, क्या किया गया है, तो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर बहुत सारे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस तरह से उनका ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इस केस में आया। और यह केस जो है, इस केस को जजेज ट्रांसफर केस, जजेज ट्रांसफर केस या फर्स्ट जज केस, जजेस ट्रांसफर केस या फर्स्ट जजेज केस के नाम से एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ वाद को जाना जाता है। तो ऐसा एग्जाम में पूछ चुका है कि निम्न में से किस केस को फर्स्ट जजेज केस या जजेज ट्रांसफर केस के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस को फर्स्ट जजेज केस या ट्रांसफर केस के नाम से जाना जाता है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन क्या किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन कहने का क्या मतलब है, यदि आप एलएलबी कर लिए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वकीलों सबका एक अपना अपना एसोसिएशन बना हुआ है, तो उसी में से एक एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। इसके द्वारा 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस मतलब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मतलब क्या भारत संघ 1993। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता बनाम बाद में जो निर्णय दिया गया, इसमें यह कहा गया, उसको पलट दिया गया और इस निर्णय में यह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए अब एक कॉलेजियम पद्धति होगा। क्या होगा अब एक, तो अब एक कॉलेजियम पद्धति होगा जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाएगी। तो जब आपसे पूछे कभी कि भारत में कॉलेजियम पद्धति अस्तित्व में कब आया, तो कॉलेजियम पद्धति भारत में अस्तित्व में आया 1993 ईस्वी से। कॉलेजियम पद्धति भारत में सुप्रीम कोर्ट में जजेज की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम पद्धति आया वह कब आया, तो वह आया आपको 1993 ईस्वी में। यह बात कब का है, तो यह बात है 1993 ईस्वी का। इस बाद में यह निर्णय दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम पद्धति के हिसाब से ही मतलब कॉलेजियम पद्धति की सिफारिश पर ही सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति होगी। अब कॉलेजियम का जो सिफारिश किया गया, इस कॉलेजियम के तहत यह बतलाया गया कि इसमें सीजीआई मतलब क्या, इसके अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। और कॉलेजियम में कुल कितने सदस्य बतलाया गया है, तो बोला गया था 5 सदस्य होंगे कॉलेजियम में, जिसमें से कॉलेजियम में के अध्यक्ष कौन होंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम के अध्यक्ष होंगे। मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम के अध्यक्ष होंगे। और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे। तो 1993 के बाद में यह बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कॉलेजियम होगा और उस कॉलेजियम में 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। मतलब क्या, 1 2 3 4 5, ये 5 मिलकर जिनकी नाम की सिफारिश करेंगे उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश
नियुक्त किया जा सकता है, मतलब क्या नियुक्त किया जाएगा। तो अब एक चीज देखिए, यहाँ भी तो सुप्रीम कोर्ट पावर अपने हाथों में ही रखा, मतलब क्या न्यायाधीश जिन्हें नियुक्त करना है, जिनका नाम कॉलेजियम के द्वारा दिया जाएगा, उन्हें ही नियुक्त किया जाएगा। पूरे विश्व में ऐसा एकमात्र मेरा प्यारा भारत है जहाँ पर न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीश के द्वारा ही किया जाता है। तो इस बात पर भी विवाद खड़ा हुआ, मतलब क्या इस पर भी यह शंका मंडराने लगा, क्या यह जो तरीका है, क्या सुप्रीम कोर्ट जो अपने पास जो पावर रखी है, क्या यह तरीका सही है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसके लिए 1998 में क्या किया गया, अनुच्छेद 143 अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय के.आर. नारायण उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा उच्चतम न्यायालय से यह पूछा, उन्होंने क्या कॉलेजियम के द्वारा जो विचार दिया जाए हमें, क्या उसे हम मानने के लिए बाध्य हैं या उसे हम लौटा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट 1998 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा जो बात पूछा गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम के द्वारा दिए गए नाम को या दिए गए विचारों को आप एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हुआ, राष्ट्रपति महोदय को ऐसा शंका लगा, क्या मैं कहीं बाध्य तो नहीं हो गया कॉलेजियम की बातों को मानने के लिए। तो राष्ट्रपति महोदय ने 1998 में अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, क्या राष्ट्रपति कॉलेजियम की बातों को मानने के लिए बाध्य है। इस पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप कॉलेजियम के द्वारा दिए गए बातों को या दिए गए नामों को एक बार लौटा सकते हैं, किसके पास, कॉलेजियम के पास, पुनर्विचार करने के लिए। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट उसी नाम को फिर दोबारा भेज दे, मतलब क्या पुनर्विचार करके यदि सुप्रीम कोर्ट उसी नाम को दोबारा भेज दे, तो आप मानने के लिए बाध्य हैं। मतलब क्या, यदि कॉलेजियम ए नाम के व्यक्ति का नाम पहली बार भेजा कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए, यदि राष्ट्रपति महोदय को लगे कि यह इसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस नाम के व्यक्ति को राष्ट्रपति पुनः कॉलेजियम के पास लौटा सकता है, किसके लिए, पुनर्विचार के लिए। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद, मतलब या फिर से विचार करने के बाद भी कॉलेजियम को लगे कि यही व्यक्ति सही है और पुनः कॉलेजियम के द्वारा ए नाम के व्यक्ति का नाम ही भेजा जाए, तो राष्ट्रपति महोदय इसके लिए बाध्य हैं कि उन्हें ए नाम के व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करना ही पड़ेगा। अब इसमें भी विवाद हुआ कि ये तो फिर हो गया क्या कि कॉलेजियम अपना सुपर पावर दिखा रहे हैं। तो इस चीज के संबंध में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 2000 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश M.N. वेंकटचवैया की अध्यक्षता में एक संविधान समीक्षा आयोग संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। कब किया गया, तो 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें भारतीय प्रधानमंत्री थे। उनके द्वारा M.N. वेंकटचवैया जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, संविधान समीक्षा आयोग। इनका काम था क्या कि संविधान का समीक्षा करना। मतलब क्या, ऐसा नहीं कि संविधान कुछ त्रुटि है, कहने का यह मतलब था कि जो वर्तमान स्थिति चल रही है सुप्रीम कोर्ट की जजेज की नियुक्ति को लेकर, हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति को लेकर, इस पर आप समीक्षा कीजिए और कुछ बात को आप प्रस्तुत कीजिए। इस कमेटी के द्वारा 2002 में अपना रिपोर्ट दिया गया। 2002 में इस कमेटी के द्वारा अपना रिपोर्ट दिया गया। इस कमेटी के द्वारा 2002 में अपना रिपोर्ट दिया गया और इस रिपोर्ट में इसके द्वारा किया गया, क्या कहा गया,
तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के लिए, मतलब क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए क्या होना चाहिए? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए एक जैक होना चाहिए। जैक का मतलब क्या? जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब क्या? न्यायिक या न्यायाधीश नियुक्ति आयोग होना चाहिए। और इस आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जज की ट्रांसफर, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्य क्या है, और इस पर कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर दिया गया। तो यह बोला गया कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति होना चाहिए इस एक आयोग के तहत। इसने रिपोर्ट कब पेश किया? 2002 ईस्वी में। लेकिन 2004 में क्या हुआ? वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और फिर आए कांग्रेस की सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा 2004 से पहला कार्यकाल में इस पर कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। मतलब क्या? M.N. वेंकटचलैया के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया, उस रिपोर्ट के ठंडे बस्तों में रख दिया गया। उसे लेकर फिर आया गया पार्लियामेंट में कब? 2012-13 में कांग्रेस की सरकार को ऐसा एहसास हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए संविधान समीक्षा आयोग के द्वारा जो विचार दिया गया, उसे अब फॉलो करवाना चाहिए। तो 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट के संबंध में, न्यायाधीश के संबंध में जो सिफारिश किया गया, इसे लेकर कांग्रेस के द्वारा कहाँ लाया गया? लोकसभा में लाया गया, मतलब क्या, संसद के पटल पर लाया गया। उस समय जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, यह सरकार उस समय विपक्ष में थी। मतलब क्या, बीजेपी गवर्नमेंट उस समय विपक्ष में थी और बीजेपी ने इसका पुरजोर रूप से इसका विरोध किया। क्या? कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हुआ क्या? 2012-13 में लाया गया। बहस होते होते 2014 के फरवरी मार्च तक यह बहस होते होते लोकसभा में यह चलता रहा। जैसे ही 2014 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा इलेक्शन की घोषणा की गई, तो लोकसभा को क्या कर दिया गया? लोकसभा को भंग कर दिया गया। और यह प्रस्ताव कहाँ चल रहा था बहस में? तो लोकसभा में। तो यह संविधान में प्रावधान है कि लोकसभा में जो भी प्रस्ताव चर्चा पे चल रहा हो और उस दरमियान यदि लोकसभा भंग हो जाए तो वह प्रस्ताव भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से फिर एक प्रश्न बनेगा कि यह जो जैक लाया गया कांग्रेस के द्वारा, यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो जैक जो था वह 120वां संविधान संशोधन था। 120वां संविधान संशोधन कांग्रेस के द्वारा लाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन दुर्भाग्य कहिए क्या था कि उस समय विपक्ष में वह पार्टी थी जिस पार्टी की वर्तमान में सरकार है। तो इस पार्टी ने उस समय इस जैक का पूर्ण रूप से विरोध किया, जिसके कारण यह पास नहीं हो पाया। और एक समय ऐसा आया जो चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन की घोषणा की गई, जिसके कारण लोकसभा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, भंग कर दिया गया। और यह प्रस्ताव लोकसभा में ही बहस पे चल रही थी। तो जैसे ही सदन भंग हुआ तो यह प्रस्ताव भी समाप्त हो गया। पुनः 26 मई 2014 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया? 2014 में जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने बिना समय गवाए हुए 12 अगस्त 2014 को एलएस में, मतलब क्या, लोकसभा में 121वां संविधान संशोधन, 121वां संविधान संशोधन के तहत किस प्रस्ताव को, जिसका सुझाव संविधान समीक्षा आयोग M.N. वेंकटचलैया जी के द्वारा 2002 में प्रस्तुत किया गया, वह लाया गया। बस क्या लगा दिया गया? इसमें एन लगा दिया गया, एन जैक। वहां पर था जैक, यहाँ पर कर दिया गया एन जैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 12 अगस्त 2014 को लोकसभा में लाया गया। अब देखिए कितनी अच्छी बात है। बात क्या है, जो सरकार उस समय विपक्ष में थी वह सरकार अभी क्या प्रतिपक्ष में है, और जो सरकार उस समय पक्ष में थी वह सरकार अभी विपक्ष के लायक भी नहीं। मतलब क्या, इस कांग्रेस के पास वर्तमान में इतनी सी सीट है।
तो वह विपक्ष के का भी भूमिका मुख्य रूप से नहीं निभा पा रही है। और जो उसमें विपक्ष में था वो तो खुद विपक्ष में है बीजेपी, और बीजेपी के पास अच्छा खासा बहुमत था। तो लोकसभा से एनजैक वाला जो प्रस्ताव है यह सर्वसम्मति से, मतलब कि कोई विरोध करने वाला भी नहीं था, सर्वसम्मति से लोकसभा से यह पारित हो गया 2 दिन के अंदर। वैसे हम देखते हैं जनता से संबंधित कोई विषय हो या देश से संबंधित कोई विधेयक हो तो आप देखिएगा 6-6 महीना लगता है सिर्फ बहस करने में। मतलब इतना हो हल्ला शोर हंगामा होता है पार्लियामेंट में। आप कभी देखिए तो आपको लगेगा कि जिस व्यक्ति को जो हमें रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, कहीं हमने उन्हें गलत व्यक्ति को तो हमने नहीं चुन लिया। ऐसा वहाँ पर वो लोग कार्य करते हैं। मतलब क्या सही बात पे भी वो लोग इतना टाइम बर्बाद करते हैं। लेकिन इस पे देखिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर 12 अगस्त को लाया गया, 2 दिन के अंदर यह पारित हो गया। यहाँ पर बीच में क्या एक दिन 15 अगस्त हुआ और 18 अगस्त को राज्यसभा से भी यह पारित हो गया। मतलब 5 से 6 दिन बीते, बीच में एक दिन छुट्टी भी था 15 अगस्त को लेकर। 5 से 6 दिन के अंदर इस बहुमूल्य प्रस्ताव या महत्वपूर्ण प्रस्ताव को पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दिया, मतलब क्या पास कर दिया गया राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अब यह क्या हुआ, तो यह जैसे बिल तब तक रहता है कोई भी विधेयक या प्रस्ताव जब तक वह संसद में चर्चा पे चल रहा हो। अब यह क्या हो गया, जैसे ही वहां से पारित हुआ राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस पर दिसंबर 2014 में साइन कर दिया गया और तब यह रूप ले लिया 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 99 अमेंडमेंट का यह रूप ले लिया। कौन, तो एनजैक। अब यह जैसे ही यह रूप लिया 99 मतलब क्या 99वां संविधान संशोधन के तहत भारत में एनजैक लाया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब क्या हुआ, एनजैक जो लाया गया तो एनजैक जो लाया गया, अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ये समझ पा रही थी, क्या समझ पा रही थी कि लग रहा है कि यह कहीं ना कहीं फिर यह सरकार इसमें हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन जब तक कानून बन नहीं जाता तब तक तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एनजैक का जो विरोध है, एकमात्र व्यक्ति एनजैक का विरोध किए थे राज्यसभा में, वह भी कौन, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, राम जेठमलानी जी। एकमात्र व्यक्ति थे, दोनों सदनों मिलाकर एकमात्र व्यक्ति राज्यसभा से खास करके तो राम जेठमलानी जी, जिन्होंने एनजैक का विरोध किया। नहीं तो दोनों सदनों से यह एनजैक सर्वसम्मति से पारित हो गया। दिसंबर 2014 में राष्ट्रपति महोदय इस पर हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 2015 मतलब 1 जनवरी 2015 से यह लागू करने का विचार किया गया। मतलब कि इसे अब गवर्नमेंट द्वारा बोला कि अब इसे फॉलो करना है, लेकिन वो फॉलो मतलब कि वो लागू नहीं हुआ। तो एनजैक मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक नोटिस दिया गया, एक पिटीशन दिया गया, क्या कि यह जो एनजैक है यह गैर कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया अभी आप चिंता नहीं कीजिए, पहले उसे आने तो दीजिए, पहले उसे बताने तो दीजिए कि क्या है इसमें प्रावधान, फिर आप एक नया पिटीशन दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा बोला गया कि आप अभी रुके रहिए। अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिया गया और कहा गया कि हुजूर अब तो यह इम्प्लीमेंट हो गया है, अब तो यह लागू होगा, अब तो इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट कहा यस, अब हम इसे देखेंगे। तो एनजैक को लेकर क्या हुआ, भारत के महान्यायवादी वहां पर प्रस्तुत हुए, क्योंकि भारत सरकार का वक्तव्य कौन रखता है विचार सुप्रीम कोर्ट में, तो भारत का महान्यायवादी। इधर से कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन बार एसोसिएशन की तरफ से वकील थे और उधर से तो मुख्य न्यायाधीश थे ही खुद। तो इस पर मतलब क्या संविधान का जहाँ इंटरफेयर होता है, मतलब क्या संविधान पर जहाँ चर्चा करना होता है, उसके लिए एक संविधान पीठ का गठन किया जाता है। क्या किया जाता है,
तो संविधान पीठ का गठन किया जाता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी कहते हैं। संविधान पीठ का गठन किया जाता है और संभवतः संविधान पीठ का जो गठन होता है इसके अध्यक्ष CJI ही होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो संविधान पीठ का बैठक हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, उसमें भारत के महान्यायवादी गए, उधर से भी वकील थे अपना। तो सुप्रीम कोर्ट पूछा कि बताइए आपके एनजैक में क्या है। तो सरकार का वहां पर मत रखा गया। सरकार की बात को रखने के लिए जो महान्यायवादी थे उन्होंने कहा कि हुजूर एनजैक जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायाधीश या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजेज का ट्रांसफर, हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति व सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का कार्य के संबंध में प्रावधान करती है। बोला चलिए ठीक है, बताइए इसमें है क्या। तो भारत सरकार के द्वारा जो रखा गया उसमें बोला गया कि हुजूर एनजैक में कुल 6 सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी 5 तब 6 है, कोई बात नहीं है। बोला कौन कौन होगा, तो बोला इसके अध्यक्ष होंगे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बोले चलिए ठीक है, तो पहले भी था। इसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य होंगे। वहां पर कितना था, तो वहां पर था 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यहां पर हो गया 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। बोले चलिए और कौन होंगे, 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। लेकिन वो किस तरफ से होंगे, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं था। 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और एक कौन होंगे, तो एक व्यक्ति होंगे विधि मंत्री। बस बात क्या था, सुप्रीम कोर्ट जैसे ही मंत्री का नाम सुने सुप्रीम कोर्ट उखड़ गए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा बोला गया ये कैसे हो सकता है, मंत्री यहां से कैसे इसके मेंबर होंगे। क्योंकि देखिए कारण क्या है, पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश उसके मेंबर थे कोलेजियम के। अब इन्होंने क्या प्रावधान दिया, CJI तो इसके अध्यक्ष होंगे, अच्छी बात है, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, और यह 2 जो मनोनीत होंगे, यह मनोनीत किस प्रकार से होंगे, तो मंत्री परिषद जिनके नाम की सिफारिश करेगी उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति के पास पावर है नहीं अपने मन से करने का मनोनीत। इसका मतलब क्या, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर हस्तक्षेप हुआ। मंत्री परिषद उन्हीं के नाम का सिफारिश करेगा जो उनके हक, मतलब कि जो उनके पक्ष में व्यक्ति होगा। और एक विधि मंत्री का मतलब क्या, पूरा मंत्री परिषद ही तो इसका मेंबर हो गया। क्योंकि विधि मंत्री यदि इसका मेंबर है और राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करेगा, मंत्री परिषद, और विधि मंत्री ऑलरेडी मंत्री परिषद क्या है, मेंबर है, मतलब क्या मंत्री है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, आप मंत्री को कैसे इसमें मेंबर बनाए, आप ऐसा नहीं होगा। तो भारत सरकार के द्वारा ऐसा पक्ष रखा गया कि हुजूर आपको इसमें क्या कठिनाई है, आप बोलिए उस चीज को ही समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत के इतिहास में ऐसा पहला संशोधन अधिनियम विधेयक है जिसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। मतलब क्या, एनजैक को पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खत्म कर दिया गया और बोला गया आप इस कानून को फिर से बना कर लाइए, तब इस पर चर्चा होगी। 2015 के बाद आज 2020 है, अभी तक भारत सरकार का हिम्मत नहीं हुआ कि इस कानून को लेकर वह फिर से भारत के न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें। अब रहा कि एनजैक मतलब क्या, 99 अमेंडमेंट के तहत संविधान में कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया। तो आप देखिएगा, अनुच्छेद 124A, अनुच्छेद 124B, अनुच्छेद 124C, इन 3 अनुच्छेद मतलब यह 3 अनुच्छेद भारत के संविधान में जोड़ा गया था 99 अमेंडमेंट के तहत। तो था क्या इस तीनों में, तो 124A के तहत एनजैक में कुल कितने सदस्य होंगे, इस बात की चर्चा की गई। 124B में
यह बतलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजेस का जो है वह ट्रांसफर, मतलब क्या 124B जो है वह कार्य मतलब क्या फंक्शन के बारे में बतलाता था। 124C यह बतलाता था इसलिए बोले क्योंकि अब यह अनुच्छेद समाप्त हो गया है। 124C यह बतलाता था, क्या बतलाता था, इसमें समय समय पर, इस एनजेक में समय समय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाएगा और कानून बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसके तहत कुछ सुधार किया जाएगा। तो इस प्रकार से इस पद्धति को भी समाप्त कर दिया गया और वर्तमान समय में भी सुप्रीम कोर्ट में क्या है, अभी भी कॉलेजियम पद्धति पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। तो हम लोग आज सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के संबंध में देखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति के संबंध में देखे हैं। अब एक बार हम इसको रिवीजन कर देते हैं। SP गुप्ता बनाम भारत सन 1982 को फर्स्ट जजेस केस कहा जाता है या जजेस ट्रांसफर केस कहा जाता है। दूसरा केस कब आया था, तो 1993 में। कौन सा, तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन को सेकेंड जजेस केस कहा जाता है। 1998 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 193 के द्वारा लिया गया, इस केस को थर्ड जजेस केस भी कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा जो बात 2015 में किया गया, इसे फोर्थ जजेस केस भी कहा जाता है, जिसके तहत 99 अमेंडमेंट को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का जो अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट अपने पास ही रखी है और वर्तमान में भी यही पद्धति चल रही। कौन सी, कॉलेजियम पद्धति सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए, हाई कोर्ट जजेस के ट्रांसफर के लिए अभी भी वही प्रणाली चल रही है जो प्रणाली 1993 में आई। कभी आपसे पूछे क्या कॉलेजियम शब्द का चर्चा भारत के संविधान में है, तो आप बोलिएगा कॉलेजियम शब्द का चर्चा संविधान में कहीं पर भी मुख्य रूप से उल्लेखित नहीं किया गया। मतलब क्या, कॉलेजियम शब्द जो है वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1993 में दिया गया एक शब्द है, ना कि यह एक संवैधानिक शब्द है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित, नियुक्ति से संबंधित आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। यदि फिर भी कहीं दिक्कत रहे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उससे और आपका जो शंका है वह दूर हो जाएगा। धन्यवाद।